हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए ऑल इंडिया टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। और इस टेस्ट पेपर में जो एमटीएस हवलदार का मेन सब्जेक्ट होता है उन्हीं का टेस्ट होगा। तो साथ ही एमटीएस हवलदार का मेन सब्जेक्ट कौन कौन है? एक आपका जीके है और एक इंग्लिश है। इसी से फाइनल रिजल्ट बनता है, इसी से हमारा सिलेक्शन होता है, इसी का हमारा नंबर जुड़ता है। तो उसी का हम लोग साथ ही टेस्ट करेंगे, जो मेन सब्जेक्ट और जो आपके ऑफिशियल पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं 50 क्वेश्चन को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टारगेट भी आपको हम दे रहे हैं कि कम से कम 35 क्वेश्चन ठीक करिएगा। ओके मेरे दोस्त, वैसे तो हम बात करेंगे साथ ही एमटीएस हवलदार में जो सेक्शन पहला एग्जाम होता है वो रीजनिंग मैथ का होता है, लेकिन साथ ही रीजनिंग मैथ में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट उसको सही करके आ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। यदि हर एक स्टूडेंट का बेसिक क्लियर होगा, वो कुछ मैथ रीजनिंग का बेसिक जानता होगा तो आराम से करके आएगा। यदि बेसिक भी जानता होगा तो 40 में से कम 20 क्वेश्चन ठीक करके आ सकता है। और इसमें साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है, आप सभी को मालूम होगा। समय 45 मिनट का मिलता है। समय देखिए 45 मिनट पे यहाँ पे मैथ रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है जो जीके इंग्लिश, ये भी साथ ही 45 मिनट का होता है, लेकिन ये पूरे 50 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो आज का ये टेस्ट आपके लिए 45 मिनट का समय दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जो कि आपके ऑफिशियल पेपर का ये पैटर्न होगा। पूरे 150 नंबर का आपका पेपर होगा। याद रखिए, इसमें 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, यदि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। जो सवाल आ रहा है उसको पहले हल करिएगा, उसका राइट आंसर आप दीजिएगा। जो नहीं आ रहा है उसको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करिएगा। ओके, उसके बाद वो भी नहीं आ रहा है तो साथ ही हल देखिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के इस दमदार पेपर को हल करते हैं, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कंप्लीट क्लास को देखिएगा और अपनी तैयारी को भी परखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत भी करिएगा। ठीक है, तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। तो सबसे पहले हम लोग जीके के सवाल देखेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? बताइए, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताइए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यानी साथ ही सीएजी होता है। ये लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? बताइए साथी, संगीतकार वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय कौन है? तो साथी याद रखिएगा, विलायत खां है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किस सिद्धांत पर आधारित थी? बताइए साथी, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो साथ ही याद रखिएगा, ये तो रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर आधारित था, यानी रिकॉर्ड के लगान पे सिद्धांत पे आधारित थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और एक किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? बताइए, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और एक किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? किन धर्म के? तो साथ ही याद रखिएगा, शैव धर्म के। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है?
तो सर जी अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बताइए साथी, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, यानी कितने मीटर की होती है? तो साथी याद रखिएगा 13.40 मीटर की होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? देखिए जो राज्य तापी बेसिन का हिस्सा है वो कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, लेकिन राजस्थान जो है ना ये तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ से तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख रुपए की गई? बताइए साथी, किस वर्ष के औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख की गई? तो किस वर्ष की? तो याद रखिएगा 1980 के। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए चोल प्रशासन में किन गांवों में सदन होता था जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? बताइए साथी, चोल प्रशासन में किन गांवों में सदन होता था जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? तो साथ ही याद रखिए चोल प्रशासन में एक गांव यानी सभा गांव में सदन होता था जो मुख्य रूप से ब्राह्मण द्वारा बसाई गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन अपने आप में साथी समझिए नए पैटर्न पे हैं। ओके, सारे क्वेश्चन एसएससी के मोस्ट डिमांडिंग सवाल बनेंगे इस बार जो आपके एसएससी के एग्जाम होंगे। देखिए मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के मॉल के उदाहरण है? बताइए, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो याद रखिएगा पूंजीगत माल की एग्जाम्पल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? बताइए साथी, कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो साथी याद रखिए गुजरात राज्य था 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 13 को। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? बताइए, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। सतलुज और ये किन नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? यानी सतलुज और किन नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित जो हिमालय के भाग है इनको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप सभी के पास क्लास नहीं पहुंच पा रही है तो साथ ही आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, क्योंकि जो भी क्लास आ रही है वो सारे एसएससी के एग्जाम के नए पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। ओके, अब तो साथ ही समझिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि कभी भी आपको एमटीएस का एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है, कभी भी साथी अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है आपके बीच। ओके, तो तैयार है मेरे दोस्त, तो नोटिफिकेशन को ऑन करें और तैयारी अपनी मौजूद बनाइए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों या उनके संबंध में देय पेंशन ये किस पर प्रभावित की जाती है? बताइए। तो याद रखिए साथी जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हैं और सेवक हैं या उनके संबंध में देय पेंशन है, इनको साथी भारत की संचित विधि पर प्रभावित की जाती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, भारत की संचित विधि पर प्रभावित की जाती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को।
प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? बताइए, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो याद रखिएगा फरवरी 1948 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा मास्की शिलालेख ये वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? बताइए, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन देना है, इसी में से बताना है। यानी साथी रुद्र बीड़ा पर ये महारत हासिल किए हैं असद अली खान। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बताइए, बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो साथ याद रखिएगा मुंबई शहर में। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? बताइए, किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा ब्रह्म समाज को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? बताइए साथी, इनमें से प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी होगी? तो भाई याद रखिएगा नाइक्रोम की। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? बताइए, भारत के किन राज्यों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इनके दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? बताइए। तो साथ ही तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के दौरान। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भाई इस टाइम तो हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन अभी तो सितंबर का महीने चला है, देखते हैं अगले मंथ से होता है या नहीं। भाई कभी कभी हो जाता है भाई, आप देखते हो ठंडी में भी बारिश हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? बताइए, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1992 में स्टार्ट हुआ था और 97 में जाके समाप्त हुआ था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर यह किस राज्य का कुशल प्रशासक था? बताइए, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर यह किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो याद रखिए अहमदनगर का था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो सर जी अनुच्छेद 18 है। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। चलिए साथी, भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान करना है, बताइए वो कौन सा क्षेत्र है? तो साथी याद रखिएगा डेक्कन ट्रैप है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन वाद्यंत्र सूरबहार से संबंधित है? तो इनमें से कौन वाद्यंत्र सूरबहार से संबंधित है? तो साथ याद रखिएगा अन्नपूर्णा देवी जी हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए दोस्त, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथ याद रखिएगा 1878 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को।
औद्योगिक नीति 1956 के अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? बताइए दोस्त, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो साथ याद रखिएगा 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? बताइए साथी, गरबा गुजरात में किया जाता है लेकिन किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो साथ याद रखिएगा नवरात्रि के समय। नवरात्रि आ रहा है, आप गुजरात में चले जाइए, वहां आपको हर एक जगह गरबा दिखेगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए साथी, सारे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 50 तक, तो हर एक क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई अपने से करिएगा, पॉज करिएगा, राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखिए साथी, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा? रिफ्लेक्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है, म्यूजिक भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, स्कैरी, लेकिन साथी स्कैरी मतलब क्या होता है? डरावना होता है, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है भाई? SCARY होता है। स्कैरी मतलब डरावना होता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट स्पेलिंग होता है SCARY, ये होता है। तो यही आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। शैडो मतलब छाया, बिल्कुल ठीक है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी साथी आप सभी को केवल वन वर्ड में बताना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सेंटेंस को पढ़ा जाए पहले। देखिए, द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज या हर पर्सनॉलिटी। बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या बनेगा? द एनालिसिस ऑफ पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज या हर पर्सनॉलिटी, यानी साथी हम एनालिसिस कैसे करते हैं? किसी जो पर्सन हैंड राइटिंग करता है उसका पर्सनॉलिटी भी डिपेंड करेंगे, उसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा मेरे दोस्त? बताइए। जो किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के आधार पर उसकी हम पर्सनालिटी का अध्ययन करते हैं, ये उसके लिए एक शब्द क्या होगा? न्यूमिस्मैटिक्स होगा। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब क्या होता है भाई? कोई बता सकता है? सिक्कों का अध्ययन होता है सर जी, है ना मेरे दोस्त। न्यूमिस्मैटिक्स के क्या मतलब होता है? सिक्कों का अध्ययन होता है। और मेरे दोस्त ग्राफोलॉजी का मतलब क्या होता है? ग्राफोलॉजी का ही मतलब होता है मेरे दोस्त, मतलब कि वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग के आधार पर उसकी हम क्या करते हैं? पर्सनालिटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो सकता है। फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिलोलॉजी का मतलब एक प्रकार का भाई भाषा विज्ञान होता है। क्या होता है साथी? भाषा विज्ञान होता है, भाषा साइंस जिसे आप बोलते हैं। और कैलीग्राफी मतलब जो सुलेख है, हैंड राइटिंग कला होता है। सुलेख जो पहले हम लिखते थे, हैंड राइटिंग वाला जो कला होता था, उसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनॉलिटी, इसका मतलब वह विज्ञान है जो किसी व्यक्ति के हैंड राइटिंग के आधार पर उसके हम पर्सनैलिटी का अध्ययन करते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजी बोलेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी साथ ही आप सभी को इंडस्ट्रियस का विलोम शब्द बताना है, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड का हमसे एंटोनिम पूछा था। तो अंडरलाइन वर्ड तो केवल इंडस्ट्रियस है भाई, है ना मेरे दोस्त। तो बताइए इंडस्ट्रियस का मतलब पहले क्या होता है? सभी साथी बताएंगे फटाफट इस सवाल का राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्त, जैसे सेंटेंस को पढ़िए उससे भी आप राइट आंसर दे सकते हैं। देखिए, अनुपमा वाज अ वेरी इंडस्ट्रियस चाइल्ड एंड सबमिटेड ऑल हर असाइनमेंट ऑन टाइम, यानी अनुपमा बहुत मेहनती बच्ची थी और अपना सारा काम जो वो समय पर जमा कर देती थी। तो भाई इंडस्ट्रियस का मतलब होता है, साथी याद रखिएगा, जो ये आपसे पूछा ना, इसके माने होता है मेहनती। मेहनती होता है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? लेबेरियस होगा। लेबेरियस मतलब क्या होता है भाई? तो इसके भी माने साथी मेहनती होता है। लेजी मतलब आलसी होता है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा साथी। आप मेहनती हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? लेजी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है साथी? औद्योगिक होता है ना मेरे दोस्त, औद्योगिक होता है, ये बात याद रखिएगा। और इंटेंस का मतलब क्या होता है साथी? तीव्र।
तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेजी हो जाएगा। इंडस्ट्रियस का जो एंटोनिम होगा वो लेजी होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई बॉट ए बट इट इज, मतलब साथी मैंने एक खरीदा लेकिन यह क्या है भाई, यानी आई बॉट ए केन बट इट इज केन। ये कोई देखिए साथी सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, तब भी आयोग ने ये सवाल दे दिया था। मैंने एक लाठी खरीदा, केन का मतलब साथी लाठी होता है। आई बॉट ए केन, जो लाठी होता है उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, CANE होता है, यानी डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल ठीक है दिया है, CANE और केन। आई बॉट ए केन बट इट इज ए केन, इसका कोई सेंटेंस नहीं बन पाया, बस यहाँ तक बना कि मैंने एक लाठी खरीदा लेकिन यह कैसा भाई, ये भी एक लाठी टाइप का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। बताइए साथी इनमें से कौन सा एरर आपको दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में। जैसे सेंटेंस क्या दिया, अजीत गॉट टू वर्क अर्लीस्ट देन एवरीवन एल्स टुडे, मतलब साथी आज अजीत बाकी सभी से पहले, अजीत गॉट टू वर्क अर्लीस्ट देन एवरीवन एल्स टुडे, यानी आज अजीत जो है ना वो बाकी सभी से पहले काम पर पहुंच गया है। तो देखिए साथी यहाँ पे अर्लीस्ट जो है ये सुपरलेटिव है, अर्लीस्ट क्या है सुपरलेटिव है, तो भाई देन के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉम्परेटिव करेंगे तो देन के साथ कॉम्परेटिव अर्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, क्यों मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या है भाई रॉन्ग, क्या है आइडेंटिफाई क्या है एरर, तो अर्लीस्ट देन है। तो यहाँ पे साथी क्या होना चाहिए था, अर्लियर होना चाहिए था मेरे दोस्त, अर्लीस्ट की जगह क्या होना चाहिए था, सिंपल सा अर्लियर होना चाहिए था मेरे दोस्त। ओके, अजित गॉट टू वर्क अर्लियर देन एवरीवन एल्स टुडे, ये बिल्कुल ठीक है, देन के साथ कॉम्परेटिव अर्लियर होगा, ठीक है। तो याद रखिए अर्लीस्ट देन से पहले क्या होना अर्लियर होगा, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त एरर है। ओके, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आर यू श्योर दैट यू कैन नॉट इवन राइट अ सिंगल सेंटेंस प्रॉपरली। बताइए साथी इनमें से कौन सा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो सर जी देखिए राइट का स्पेलिंग ठीक है, सिंगल का भी ठीक है, सेंटेंस देखिए यहाँ पे स्पेलिंग देखिए SENTENC दे रखा है, तो यही तो रॉन्ग हो गया। क्या होता है SENTENCE होता है सेंटेंस, प्रॉपरली भी ठीक है, तो साथ ही बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेंटेंस का स्पेलिंग गलत दे रखा है, तो राइट आपका ये हो जाएगा ठीक स्पेलिंग, है ना मेरे दोस्त। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। बताइए साथी डिजायर रिजल्ट, बताइए साथी डिजायर्ड रिजल्ट का इडियम बताइए, मुहावरा बताइए। तो साथी जैसे कि ही थिंक्स हिज न्यू प्लान विल अनडाउटली प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट, इसका मतलब साथी उनका परिणाम है कि उनकी नई योजना निसंदेह वांछित परिणाम देगी। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बता सकता है कोई। सेंटेंस भाई नई योजना के सफल होने की बात हो रही है, सेंटेंस में नई योजना की सफल होने की बात हो रही है, तो अनुसार लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साथ ही बियर फ्रूट होगा, बियर फ्रूट मतलब सफल परिणाम देना होगा, इसका मतलब क्या होगा बियर फ्रूट मतलब सफल परिणाम देना। इसमें जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है ना, इसका मीनिंग होता है साथी मतलब कि उनकी नई योजना है ना निसंदेह वांछित परिणाम देगी, निसंदेह। ओके, यानी सफल परिणाम देगा। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा डिजायर्ड रिजल्ट का इडियम क्या होगा, बियर फ्रूट होगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीक्यू का सिनोनिम्स बताइए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बताइए दोस्त। जैसे एंटीक्यू का मतलब क्या होता है साथी, प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, है ना मेरे दोस्त। तो नॉवल मतलब क्या होता है साथी, कोई बता सकता है, नॉबल कि यंग कि एंशियंट, तो सर जी एंशियंट हो जाएगा। मॉडर्न तो होगा, नोबेल तो होगा ना भाई, नोबेल नोबेल
यंग होगा नहीं तो क्या होगा, एंशियंट होगा। सिनोनिम्स बताना था भाई, पर्यायवाची, समानार्थी, एंशियंट हो गया ना भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। बेगिनर देखिए पहला ही हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, BEGINNER होता है ना मेरे दोस्त। प्रीस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, प्रीस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। नुस्खा, जो हम घर पे अपना नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा, नुस्खा होता है। सेरेमनी मतलब समारोह होता है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा, डिसअपॉइंटेड हम हो जाते हैं। जैसे कि कल सीजल का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ था, 3 से 4 जगह का पेपर पूरी तरह से यानी तीनों शिफ्टों का कैंसिल हो गया था। ये साथ कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, पहले दिन दिक्कत आती है, उसका सही हो जाता है सब जगह का। तो इसलिए साथी कल थोड़ा सा सीजल के पहले दिन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अब जो आपका लगातार एग्जाम है ना 26 तारीख तक, वो ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करिए। द स्टूडेंट वर यानी फॉर देयर हार्ड वर्क विथ अ सर्टिफिकेट एंड फ्रेज, यानी छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए प्रमाण पत्र और प्रशंसा से सम्मानित किया गया। यानी साथी क्या दिया गया, क्या उनको रेप्रीमंडेड मतलब साथी डांटा गया, क्या डांटा गया उनको भाई। रेप्रीमेंडेड का मतलब डांटा गया नहीं साथी भाई, उन्हें क्या पेनालाइज्ड किया गया, यानी साथी दंडित किया गया, या उन्हें रिवार्ड दिया गया। बिल्कुल भाई, पुरस्कृत किया गया, यानी भाई छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए क्या किया गया भाई, पुरस्कृत किया गया और प्रशंसा सम्मानित भी किया गया। यानी सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पनिश तो दिया नहीं गया मेरे दोस्त, न पेनाल्टी लगा गया, न तो साथी रेप्रीमेंडेड किया गया यानी डांटा गया, न तो उनको ऊपर पेनाल्टी कुछ लगाया गया, न तो उनको पनिश दिया गया, उनको रिवार्ड दिया गया कड़ी मेहनत के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कंसर्ट वाज ड्यू टू द बैड वेदर, इसका राइट आंसर क्या होगा। द कंसर्ट वाज यानी सर जी कंसर्ट वाज ड्यू टू बैड वेदर, यानी साथी कंसर्ट वाज सेलिब्रेटेड रॉन्ग, कंटिन्यू लगातार, कैंसल बिल्कुल, जो कैंसल था वो रद्द कर दिया गया, कंसर्ट था वो रद्द कर दिया गया, किसके वजह से, मौसम कुछ खराबी के कारण। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रद्द भाई कैंसल बोलते हैं यानी रद्द, ओके कमेंस्ड नहीं कैंसल्ड, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। माई टीचर इज वेरी डिलीजेंट मतलब साथी मेरी जो टीचर वो बहुत ही मेहनती है, लगनशील है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है साथी, मेहनती। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, स्किलफुल। स्किलफुल मतलब क्या होता है, कुशल या हुनरमंद। यह एंटोनिम तो होगा नहीं मेरे दोस्त, यह तो सिनोनिम्स हो सकता है। आइडियल मतलब साथी, आइडियल मतलब होता है साथी क्या आपका, आलसी निष्क्रिय, जो काम करने से बचे। ओके बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके याद रखिएगा। और जो साथी हार्ड वर्किंग है और काइंड है, ये तो भाई ना डिलीजेंट का क्या सिनोनिम्स है। ओके मेरे दोस्त ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्जेनियल का साथी आप सभी को बताना है सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची। बताइए मेरे दोस्त इस सवाल का परफेक्ट आंसर। जैसे कॉन्जेनियल का मतलब होता है साथी मिलनसार, मिलनसार होता है मेरे दोस्त। या तो आप बोल सकते हैं सुखदायक, जो हम बोलते हैं ना बहुत ही सुखदायक है ना मेरे दोस्त। अब ट्रिवियल का मतलब होता है साथी मामूली, ट्रिवियल का मतलब होता है क्या, मामूली होता है मेरे दोस्त। या आप महत्वहीन बोल सकते हैं। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, अच्छा होता है या मेरे दोस्त सुंदर होता है। इग्नोरेंट मतलब भाई अनजान कोई होता है। और एथिकल मतलब क्या होता है साथी, नैतिक होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा कॉन्जेल का, कॉन्जेल का मतलब होता है मिलनसार और सुखदायक या अनुकूल। तो जस्ट इसका सिनोनिम्स होगा प्लीजेंट।
बी ऑप्शन, अच्छा या सुंदर, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अबेंडेंट का सिनोनिम्स बताइए। तो सर जी, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या काफ़ी या बहुतायत में। तो एलूसिव का मतलब मिलना कठिन। एलूसिव का मतलब क्या होता है साथी? मिलना कठिन होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। एम्पल का मतलब किसी चीज़ की मात्रा, पर्याप्त या ज़्यादा। तो यही आपका बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट सिनोनिम्स। अबेंडेंट का मतलब हमने क्या होता है? प्रचुर, काफ़ी, बहुतायत में। तो इसका क्या होगा? एम्पल। एम्पल मतलब होता है ना किसी चीज़ की मात्रा पर्याप्त या ज़्यादा है, ठीक है। और स्किम्पी मतलब साथी कम या थोड़ी मात्रा। जैसे स्किम्पी मतलब होता है साथी ना, कमी आपका हो जाएगा या तो थोड़ी मात्रा, जिसे हम बोलते हैं थोड़ी मात्रा में, ठीक है। रेयर मतलब साथी दुर्लभ, रेयर केस जो बन जाता है, यानी दुर्लभ आ जाता है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बन रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई? जैसे साथी बात करेंगे हम लोग कैमोफ्लेग, और यहाँ पे परसेवरेंस, लेकिन लेकिन साथी जैसे कॉमेफ्लेग का मतलब होता है साथी छला वर्ण। क्या होता है मेरे दोस्त? छला वर्ण होता है ना। परसेवरेंस, लेकिन साथी जो यहाँ पे आपका आर के बाद ई है ना, ई नहीं होता मेरे दोस्त, ए होता है। सब आपका स्पेलिंग जो बी ऑप्शन दे रखा है ठीक होता है, परसेवरेंस, लेकिन आर के बाद जो ई है ना, ई नहीं होता, ई होता है मेरे दोस्त। यानी इसका जो राइट स्पेलिंग होता है PER SEVERANCE होता है मेरे दोस्त, RANC होता है। ओके, इसके माने क्या होता है? परसेवरेंस का मतलब होता है साथी धैर्य, धैर्य होता है या लगातार होता है, ठीक है। और साथ ही आपका एक्स गैरेट का मतलब क्या होता है भाई? अतिशयोक्ति, जिसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति, यानी एक्सागैरेट। ओके, और कोनाइजर का मतलब होता है साथी क्या? पारखी। क्या होता है? पारखी होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए साथी, आपके पेपर में जो सवाल आएगा ना, जो हम करा रहे हैं, बिल्कुल सेम ऑप्शन के साथ आएगा, ऑप्शन भी बदलाव नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए साथी आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन याद करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलिवेशन का उल्टा बताइए। जैसे साथी एलिवेशन का मतलब क्या होता है? पदोन्नति। पदोन्नति होता है मेरे दोस्त, ठीक है। पदोन्नति या तो साथी उन्नति होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रमोशन होगा। क्या प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा? सर जी डिमोशन होता है। जैसे किसी को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे डिमोशन का लेटर देकर चले आए, तो यानी आप नीचे गिर गए हैं, यानी पदोन्नति हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पदोन्नति का जस्ट उल्टा डिमोशन होता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। स्वाति केम हेयर विथ द इंटेंट ऑफ इंसल्टिंग मी। यानी भाई स्वाति मेरा अपमान करने की इरादे से ही यहाँ आई थी, लेकिन साथी जो यहाँ पे विथ द इंटेंट है, विथ द इंटेंट ऑफ, इसके बाद वर्ब का भाई इन्फिनिटिव फॉर्म आना चाहिए था। टू के साथ प्लस वर्ब होना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पे इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए भाई, ING नहीं जुड़ना चाहिए। सिंपल सा मेरे दोस्त यहाँ पे इंटेंट ऑफ टू होना चाहिए। इंटेंट ऑफ टू इंसल्ट क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? यहाँ पे जो आपका सेंटेंस दिया ना, इंटेंट के बाद आपका ठीक है, फिर उसका साथ ही ऑफ भी ठीक है, लेकिन उसका टू होना चाहिए, टू इंसल्ट होना चाहिए। ओके, इंसल्ट मी होना चाहिए। तो यही रॉन्ग है मेरे दोस्त। देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई। तो इम्प्रूव करना था भाई, तो इम्प्रूव हम क्या करें? टू इंसल्ट मी होगा, सिंपल सा, बस टू इंसल्ट मी होगा। जैसे स्वाति केम हेयर विथ द इंटेंट ऑफ टू इंसल्ट मी होगा। ओके, टू इंसल्ट मी हो जाएगा, ING बस हट जाएगा। ओके, क्योंकि साथी जो विथ द इंटेंट ऑफ है, इसका वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म होना चाहिए, टू होना चाहिए, प्लस वर्ब भी होना चाहिए मेरे दोस्त। ओके, तो क्या होगा? इंटेंट ऑफ टू इंसल्ट मी होना चाहिए। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। जैसे सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सारांश होता है। ओके, और ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है साथी, विनाश। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, विनाश होता है। परसूट का मतलब पीछा। परसूट का मतलब पीछा। ओकेजनी, राइट स्पेलिंग क्या होता है, ओकेजन का, जो कभी कभी होती है। OCCASIONALLY, ओकेजनली, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए सॉल्व का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स देंगे। साइंस का राइट स्पेलिंग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कम से कम 50 लोग बताएंगे और 50 लोग के साथ शेयर करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो भाई फाइनली आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है ऑल इंडिया लेवल का, जो कि मेन आपका सब्जेक्ट है जीके इंग्लिश उन्हीं का। बताइए साथी आप सभी कितना स्कोर रहा। सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे आप सभी का फाइनली इन 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। चलिए मेरे दोस्त फटाफट अपना अपना स्कोर बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आपने पूरे 50 का 50 अच्छे से तैयार किया होगा। ओके मेरे दोस्त, आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी, आज मिलेंगे साथी कितने बजे, दोपहर यानी सुबह की 11:30 पे, क्योंकि इस टाइम आपका ग्रुप डी की क्लास आएगी। तो भाई ग्रुप डी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है 17 नवंबर से। ओके, तो उसके लिए भी क्लास रेडी करना है, तो अब उसका भी क्लास रेगुलर हो गया। दोनों को एग्जाम को साथ में लेकर चलेंगे, बस आपको डेली क्लास करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।